हेलो फ्रेंड, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक और अपीली क्षेत्राधिकार को देखा था। आज के इस क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के अन्य शक्तियों को देखेंगे, जिसमें पहला है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143। ये परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कनाडा से प्रेरित है। कनाडा से ये प्रेरित है। यूएसए में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। परामर्श कौन मांग सकता है? राष्ट्रपति यदि चाहे तो ये दो विषयों पर, दो तरह के मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। पहला मैटर वो होता है जो सार्वजनिक महत्व से संबंधित होता है, जिसमें कोई विधिक प्रश्न हो। विधिक प्रश्न हो, ऐसे विषय पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर दो चीज़ें करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श चाहे तो दे, परामर्श दे अथवा न दे। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पर मांगे गए परामर्श को चाहे वो दे या न दे। मान लीजिए यदि परामर्श सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, इसको राष्ट्रपति को परामर्श कोई दे दिया, तो राष्ट्रपति के पास भी दोनों ऑप्शन होते हैं कि ये परामर्श माने या न माने। यानी कि सार्वजनिक महत्व के विषय पर हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जो भी परामर्श मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट उसको परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। उसके पास ये दोनों कंडीशन होते हैं कि वो चाहेगा, अगर उचित समझेगा तो परामर्श देगा, और अगर उचित नहीं समझेगा परामर्श देना तो परामर्श देने से मना कर देता है। यदि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दे दिया है तो राष्ट्रपति की इच्छा पर है कि वह उस परामर्श को माने अथवा न माने। तो यानी कि सार्वजनिक महत्व के मैटर पर दोनों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हों या राष्ट्रपति हों, सुप्रीम कोर्ट ने तो परामर्श देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन दूसरे तरह का ये परामर्श होता है जो संविधान पूर्व किसी विधि या समझौते से संबंधित मामला होता है। तो इस मामले में राष्ट्रपति अगर परामर्श मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना पड़ेगा। इसमें परामर्श देना अनिवार्य है। परामर्श देना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए दे दिया परामर्श, अब राष्ट्रपति क्या करेगा इसको? तो राष्ट्रपति के पास देखिएगा यहाँ पर दोनों विकल्प खुले रहते हैं, इसकी भांति कि राष्ट्रपति इस परामर्श को माने अथवा न माने। तो हमने बताया कि ये परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 के अंतर्गत दिए गए हैं। ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति इन दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। पहला है सार्वजनिक महत्व का मामला, जिसमें कोई कानूनी प्रश्न, विधिक प्रश्न निहित हो। इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, किंतु सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर दोनों बाध्य नहीं है, लेकिन जो संविधान पूर्व कोई विधि या समझौते से संबंधित अगर मैटर है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है। यहाँ परामर्श देना क्या है? इसके लिए अनिवार्य है, लेकिन उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य
नहीं होता है। अगला है अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 129 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अभिलेख न्यायालय के क्या अर्थ होते हैं कि पहली चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, सब लिखित रूप में होते हैं और ये सुरक्षित रखे जाते हैं। फैसले सभी लिखित होते हैं और इन फैसलों को एक अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। क्यों सुरक्षित रखा जाता है? क्योंकि इनका विधिक मूल्य होता है और इन फैसलों का साक्ष्य के रूप में मूल्य होता है और ये नज़ीर के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। नज़ीर के रूप में पेश किए जा सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि फैसले का साक्ष्य के रूप में मूल्य होता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया था और सेम उसी तरह का मैटर हाई कोर्ट में है, तो वकील जो है उस चीज़ को बताएगा वहाँ जज के सामने कि योर ऑनर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेम ऐसे ही मैटर में ये फ़ैसला दिया था, उसको इस तरह से हैंडल किया था। वो जो फैसले होते हैं साक्ष्य के रूप में उनका मूल्य है और उसको नज़ीर के रूप में पेश किए जा सकते हैं। इस पर कोई प्रश्न चिन्ह किसी न्यायालय में नहीं लगाया जा सकता है। और अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है अभिलेख न्यायालय की, अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हम न्यायालय की बात को नहीं मानेंगे, उसकी अवमानना करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना करने वाले को दंड देने के लिए शक्ति प्राप्त है। तो अभिलेख न्यायालय में पहला चीज़ कि फैसले जो होते हैं लिखित होते हैं, उन फैसलों को सुरक्षित रखा जाता है। क्यों सुरक्षित रखा जाता है? क्योंकि इनका साक्ष्य के रूप में मूल्य है और नज़ीर के रूप में इनको पेश किया जा सकता है और ये न्यायालय अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति रखते हैं। तो ये 3 पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा अभिलेख न्यायालय में। अगला है, इसी में देख लीजिए, विशेष इजाज़त से अपील। विशेष इजाज़त से अपील यह है आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 विशेष इजाज़त से अपील। सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने विवेक से, सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने विवेक से किसी मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसकी अपील सुन सकता है और इससे अपील करने के अधिकार का सृजन नहीं होता है। यह सुप्रीम कोर्ट की एक अवशिष्ट शक्ति है। अवशिष्ट शक्ति होती है। हमने कहा कि आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट विशेष इजाज़त से अपील सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने विवेक से, ये शक्ति देखिए कैसी है, उसकी विवेकी शक्ति है। विवेक से मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने यहाँ अपील करने की इजाज़त दे सकता है, उसकी अपील को सुन सकता है और इससे अपील करने के अधिकार का सृजन नहीं होता है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट का एक रिजिड्यूरी पावर है, अवशिष्ट शक्ति होता है। इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियों के विषय में देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। से आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकारों के हनन की दशा में कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके द्वारा 5 रिटें निकालता है। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं।
और दूसरी चीज़ इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 13(2) क्या कहती है। 13(2) कहती है कि यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, यानी कि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, शॉर्ट में लिख दें फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है, तो वह विधि शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। तो चूँकि कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है, लागू कार्यपालिका करती है। तो विधायिका अगर कोई कानून बनाएगी तो वो तो कहेगी नहीं कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है, तो कार्यपालिका जिस कानून को लागू करेगी तो कार्यपालिका भी नहीं कहेगी ये कानून सही नहीं है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो कौन बताएगा कि ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, इस नाते वो शून्य होगा। तो इसका अधिकार क्या किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। वह संविधान की व्याख्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है। यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह विधि शून्य हो जाएगी, आर्टिकल 13(2) ये कहता है। तो वह विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है या नहीं कर रही है, वो कौन बताएगा? ये सुप्रीम कोर्ट बताता है। और देखिए क्या अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर सकता है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मामलों का हस्तांतरण कर सकता है। मान लीजिए एक हाई कोर्ट यहाँ है और एक हाई कोर्ट, मान लीजिए ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये पटना हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इलाहाबाद वाले हाई कोर्ट से मामले को चाहे तो पटना में हस्तांतरण कर दे, या पटना वाले हाई कोर्ट के मैटर को चाहे तो इलाहाबाद हस्तांतरण कर दे, कहीं पर कर दे। या दूसरी शक्ति, ये तो हो गई क्षैतिज शक्ति, ये कौन सी शक्ति? क्षैतिज शक्ति है। या दूसरी चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट है, इलाहाबाद वाले हाई कोर्ट से मामले को मंगा ले अपने पास, या फिर पटना हाई कोर्ट के मैटर को अपने पास मंगा ले, तो ये इसकी ऊर्ध्वाधर शक्ति हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट को दोनों शक्तियां प्राप्त है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मैटर को ट्रांसफ़र कर सकती है, या किसी भी हाई कोर्ट से सीधे अपने पास उस मैटर को मंगा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 146, सुप्रीम कोर्ट अपने स्टाफ जो भी उसके कर्मचारी होते हैं उनकी भर्ती आदि वह स्वयं करता है, इसमें किसी दूसरे का दखलंदाजी नहीं होता है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे। आर्टिकल 145, सुप्रीम कोर्ट अपने नियम स्वयं बनाता है। किस चीज़ के नियम? कि न्यायिक प्रक्रिया के क्या नियम होंगे, किस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इन सारी चीज़ों का नियम सुप्रीम कोर्ट स्वयं बनाता है।